स्टार्ट करें। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन पहले बता देना पड़ेगा कि आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? BST बिजनेस स्टडीज। क्योंकि आप लोग यहाँ हैं तो आप लोग जानते हैं BST, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ेंगे देखेंगे उनको जानना चाहिए कि आप BST बिजनेस स्टडी क्लास 12 का पढ़ रहे हैं। आप यदि जैक बोर्ड से हैं, आप लोग जैक बोर्ड से ही है, आप यदि जैक बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए है, और यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो भी आपके लिए है। CBSE में कुछ ना कुछ तो मैच करता ही है, पूरा नहीं करेगा सिलेबस मैच, लेकिन कुछ तो मैच करता है। बाकी देखिए आज का टाइम क्या हो गया कि पढ़ाई करो स्मार्ट तरीके से। कौन सा तरीका? स्मार्ट तरीका, स्मार्ट वे। स्मार्ट वे क्या होता है? होता है कि सिर्फ सिलेबस पढ़ो, सिर्फ क्या पढ़ो? जो एग्जाम में आने वाला चैप्टर है, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को सॉल्व करो और एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ो। लेकिन मेरा मानना है, ये मेरा मानना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कब? जब आपका एग्जाम करीब हो, जब आपका एग्जाम करीब हो, एग्जाम नियर आ गया हो, नज़दीक आ गया हो, तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन 12 महीना आपको मिला है तो आप 12 महीना में से 2 महीना सिलेबस पे पढ़ो, लेकिन बाकी 10 महीना आप नॉलेज के लिए पढ़ो। किसके लिए? नॉलेज के लिए। तो अभी ये जो बात बोले कि ये झारखंड बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, तो CBSE बोर्ड वाले यदि कोई वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो कहेंगे मेरे लिए नहीं है। नहीं, सबके लिए होता है, क्योंकि जानकारी महत्वपूर्ण होना चाहिए। पहला स्थान हर छात्र, प्रत्येक छात्र और छात्रा के लिए पहला स्थान क्या होना चाहिए? जानकारी। पहला स्थान ही नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जाम पास करेंगे नहीं करेंगे। कहा जाता है, बड़े बड़े विद्वान और एक्सपर्ट कह के गए हैं, क्या कह के गए हैं? कि जो सिलेबस के लिए पढ़ता है उसका एग्जाम कभी बेहतर नहीं होता, उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता है। हाँ या ना? आप लोग इससे सहमत हैं? पक्का के खाली ऊपर से हमको खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मार्केट में, हमारे समाज में यही चल रहा है। क्या? किसके लिए पढ़ो? सिलेबस के लिए सिर्फ पढ़ो नहीं, हम कहते हैं जानकारी के लिए पढ़ो। सिलेबस अपने आप आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सभी कोई इस वीडियो को सभी कोई देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, BST है, थ्योरिकल है, बोरिंग फील होता है सुनने में, पढ़ने में, वो नेचुरल है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये नेचुरल एक्टिविटी है कि आप थ्योरी जब पढ़िएगा तो आपको बोर होगा ही, आपको नींद आएगा। अभी नींद आएगा। कहीं हम कितनों साउंड में बोले, क्यों यहाँ पर DJ लगा कर माइक पर बोले तो भी आपको नींद आएगा। लेकिन वही DJ में बीच में गाना डाल देंगे, ठीक है, कि जैसे हम शांत में गाना बजने लगे तो किसी को नींद नहीं आएगा। समझ दिया? जिस प्रकार से एग्जाम्पल है कि करेला, जो सब्जी में करेला आता है, करेला अधिकतर लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन आपका करेला ही आपके बॉडी को ठीक करता है, आपके बॉडी के लिए सही है, हमारे बॉडी के लिए। लेकिन करेला नहीं खाना पसंद करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से ये विषय भी करेला जैसा ही है कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन यही आपकी जानकारी को बढ़ाता है। पहले भी बोले कि BST कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए एक तरह से ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आप पढ़ लिए, ग्रंथ की तरह पढ़ लिए, ग्रंथ की तरह पढ़ लिए, जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हो, अपना ग्रंथ, अपना धार्मिक ग्रंथ, उसी तरह इसको पढ़ लिए तो आपका जीवन सुधार सकता है। ये बोलेंगे जीवन कैसे सुधार सकता है? तो देखो ना, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? प्रबंध का सिद्धांत। अब पहले ही पता है कि प्रबंध, बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है दुनिया में जहां प्रबंध की आवश्यकता नहीं है, जहां मैनेजमेंट नहीं हो रहा है? कौन सा क्षेत्र? भले ही आज हम लोग BST पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी, व्यावसायिक अध्ययन, अर्थात व्यवसाय में प्रबंध का सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, लेकिन क्या सिर्फ व्यवसाय के प्रबंध के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में किस प्रकार प्रबंध किया जाता है, इवन अपने जीवन का प्रबंध कैसे करें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, वो भी सिखाएगा ये। देखिए प्रबंध का सिद्धांत क्या पढ़ने वाले? प्रबंध का सिद्धांत लास्ट क्लास में पढ़ाई हो चुका है। जिसको पहले का वीडियो देखना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं पिछला वीडियो को, ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो प्रबंध का सिद्धांत तो क्या पढ़ने वाले? आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस, आवश्यकता और महत्व। क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? ये जो 6 पॉइंट लिखे हैं, और भी पॉइंट्स है। महत्व और आवश्यकता मत सोचो कि 6 ही आवश्यकता होता है, 6 ही महत्व होता है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों का जितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग 6 पॉइंट भी आप जान गए, अच्छा से समझ गए, खुद से लिखने लायक बन गए, सोचकर खुद से, तो आप तैयार हैं एग्जाम के लिए और आपका नॉलेज भी अच्छा हो चुका है।
देखिए, सबसे पहली आवश्यकता या महत्व क्या है प्रबंध के सिद्धांत का? तो कार्य कुशलता में वृद्धि। सबसे आसान पॉइंट है, यदि हम ये नहीं भी समझाएंगे तो आप खुद से समझ सकते हैं। कार्य कुशलता, कार्य दो शब्द से बना हुआ है, कार्य और कुशल। काम में कुशल, यदि आपको काम में कुशल होना है तो आपको उस काम को करने का सिद्धांत का पता होना चाहिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मेरा ये काम है, आप पढ़ रहे हैं, आपका ये काम है या नहीं है? मेरा ये काम है पढ़ाना, हम इसमें कार्य कुशल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम पढ़ाने का सिद्धांत जानते हैं या नहीं। यदि आपको प्रबंध का सिद्धांत पता है, आप जानते हैं कि प्रबंध का क्या सिद्धांत है, कैसे कार्य करना चाहिए, तो आपका कार्य कुशलता नहीं बढ़ेगा। अरे कार्य करने की जो आपका वो तरीका है, ठीक ना, कार्य करने का जो आपका तरीका है, जिस प्रकार से आप काम करते हो वो आपका ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आपको प्रबंध के सिद्धांत की जानकारी है। अभी तक हम लोग प्रबंध के सिद्धांत में क्या क्या सिद्धांत है उन्हीं पढ़े हैं। अभी इसके आगे में पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग। किसके? हेनरी फेयोल, जिन्हें परंपरागत प्रबंध का जनक कहा जाता है, हेनरी फेयोल को, ठीक ना। उनको जानेंगे, उनका सिद्धांत जानेंगे। उनका टोटल जो सिद्धांत दिया गया है प्रबंध के संबंध में वो 14 है। खड़ा हो जाओ, वो 14 सिद्धांत है, ठीक है। कितना सिद्धांत है? 14। इसी के बाद अभी नेक्स्ट इसी वही होने वाला है, पूरा 14 सिद्धांत हम लोग ड्रिल करने वाले हैं और आप घर जाके नोट करेंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना नोट्स जरूर तैयार करेंगे और फोटो भेज सकते हैं आप। कार्य कुशलता में वृद्धि समझ में आया कि यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना है तो उनको अपना कार्य कुशलता मतलब अपने काम में कुशल होना पड़ेगा। और वही व्यक्ति अपने काम में कुशल हो पाता है जो उस काम को करने का सिद्धांत जानता है। सिद्धांत, सिद्ध किया गया नियम, नीति जो भी है वो जानता है तो वो कार्य कुशल ही होगा। आप लोग क्या जानते हो? पढ़ने का सिद्धांत, पढ़ाई का क्या क्या सिद्धांत है जानते हो? एक स्लोगन था, संस्कृत में स्लोगन है भी था, क्या है भी, जिसमें स्लोगन तो हमको भी याद नहीं है, लेकिन उस स्लोगन में ये बात था कि एक इंसान को कम खाना, भोजन जो है कम से कम लेना चाहिए, पेट भर के कभी भी नहीं खाना चाहिए। हो सकता है इस वाक्य से बहुत लोगों को लगे कि ये गलत बता रहे हैं कि स्टूडेंट है, अभी खाने का समय, खाना इतना ही खाओ जिससे आपका वो एनर्जी मिल पाए। खाना इतना ठूस मत लो बॉडी के अंदर कि आपका पेट गड़बड़ हो जाए, आपको नींद आने लगे। तो एक इंसान, यदि एक स्टूडेंट, एक छात्र ऐसा है जो इतना खाना खाता है, खाने के बाद उसको नींद आता है, तो पढ़ेगा कब? तो भोजन उतना ही संतुलित मात्रा में कीजिए। कम सोइए, कम सोइए मतलब है कि ऐसा सोइए कि आपका एक बर्तन भी घर पे गिर जाए तो आप उठ जाए, छोटा सा आवाज से उठ जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे सिद्धांत होते हैं छात्रों के लिए। क्या आप लोग पालन करते हैं उन सिद्धांतों का? नहीं करते हैं, इसलिए आप पढ़ाई में क्या है? कार्य कुशल नहीं है, अपने काम में कुशल नहीं है, ठीक है। तो यह वही बात है कि प्रबंध का सिद्धांत जिस भी कर्मचारी को, जिस भी प्रबंधक को, जिस भी व्यवसाय से जुड़े रहने वाले पक्षकार का प्रबंध का सिद्धांत का जानकारी है, वो व्यक्ति पक्का कार्य कुशल होता है। अब बोलेंगे सर अब इतना लंबा चौड़ा तो बोल दिए, लिखेंगे क्या? यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें से आपको 2 लाइन नहीं मिलेगा लिखने के लिए, मिलेगा ना, लेकिन बात तो वही है, ध्यान लगता ही नहीं है। तो नहीं लगता है तो उसके पीछे भी आप सिद्धांत का अनुपालन, मतलब सिद्धांत को, जो सिद्धांत है उसका अनुपालन, उसको फॉलो आप नहीं करते हो। यदि आपके दिमाग में 24 घंटा टारगेट चलेगा ना, टारगेट, ऑब्जेक्टिव, गोल, तो आपको कभी नींद नहीं आएगा। आपको हमेशा वीडियो पर ध्यान रहेगा, आप ध्यान से लिखेंगे। वैसे तब पर बोल देते हैं कार्य कुशलता में वृद्धि लिख के डैश देके क्या लिखेंगे, हम बोल भी देते हैं, ध्यान सुनो। इसमें लिखना डैश देके कि प्रबंध का सिद्धांत ही कर्मचारियों को बतलाता है कि कार्य को किस प्रकार से किया जाए कि हम कार्य में कार्य कुशल हो जाएं। प्रबंध के सिद्धांत की जानकारी के बिना कोई भी कर्मचारी, कोई भी प्रबंधक अपने कार्य में कार्य कुशल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, क्या है? प्रशिक्षण में सुविधा। अब देखिए कि प्रबंध के सिद्धांत का फायदा, आवश्यकता और महत्व यहाँ पर भी है। प्रशिक्षण, जब हम प्रशिक्षण देते, किसको प्रशिक्षण देते? देखिएगा कहीं भी, कोई भी व्यवसाय में आप जाइए, काम करने के लिए जाइए, जॉब करने के लिए जाइए, तो वहाँ पर काम में बैठाने से पहले आपको कुछ दिनों का, कुछ महीनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति सैनिक में भर्ती हुआ, क्या सैनिक को सीधा बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए भेज दिया जाता है? तो उनको भी 6 महीने का, साल भर का क्या दिया जाता है?
ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो प्रशिक्षण दिया जाता है तब जाके वो कार्यकुशल हो पाते हैं। तो वो प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? उस काम का सिद्धांत सिखाया जाता है। जो भी काम है, हम लोग भी पढ़ रहे प्रबंध का सिद्धांत। तो प्रबंध का सिद्धांत एक सैनिक को भी सैनिक बनने के लिए वहाँ पर सिद्धांत होता है ना, उसका अनुपालन करना पड़ता होगा उसको कि नहीं। तो 6 महीना साल भर में वही सिखाया जाता है ना उसको। ठीक है, सबसे पहली बात कि सुबह सुबह उन लोग उठना सिखाया जाता है कि किस प्रकार 3 बजे 3:30 बजे या 4 बजे उठकर क्या क्या रूटीन के अकॉर्डिंग काम करके फील्ड में आ जाना है, क्या कितना खाना चाहिए। और खाना भी लिमिट में मिलता है, जितना बॉडी को एनर्जी चाहिए उतना ही खाना दिया जाता है कि इतना कैलोरी चाहिए तो इतना ही कैलोरी खाता है। ऐसा तो पढ़े होंगे बचपन में, स्कूल की किताबों में पढ़े होंगे कि 2400 कैलोरी या 3600 कैलोरी। कैलोरी क्या है? ये एनर्जी को, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको मापने का एक यूनिट है ये कैलोरी। ठीक है, तो वही बात हो रहा है कि प्रशिक्षण में सुविधा कौन दिलाता है? उसका ऑफ करो, बंद कर दो, पूरा बंद ही कर दो। प्रबंध का सिद्धांत एक और जगह पे हेल्प करता है, मदद करता है। कहाँ है? प्रशिक्षण में सुविधा, फैसिलिटीज इन ट्रेनिंग। इसमें जब प्रशिक्षण दे रहे हैं, सुनो ध्यान से, जब कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो प्रशिक्षण देने वाला कैसे जानता है कि इसको क्या प्रशिक्षण देना है, क्या सिखाना है? क्योंकि उनको प्रबंध का सिद्धांत की जानकारी, जो प्रशिक्षण दे रहा है ना, उनको प्रबंध की सिद्धांत की जानकारी होती है। उनको जानकारी है कि इनको क्या क्या सिखाना है। यदि प्रबंध का सिद्धांत नहीं होता ना तो ये प्रशिक्षण भी जन्म, इस दुनिया में यदि ये शब्द आया है, ये प्रशिक्षण देने वाला कार्य यदि है आज, तो वो है इसके कारण। किसके कारण? तो प्रशिक्षण में भी सुविधा प्रदान करता है कौन? प्रबंध का सिद्धांत। अब बोलिएगा वही बात कि सर थोड़ा सा एक लाइन बोल दीजिए अच्छा से, ताकि हम लिख के मतलब सुनकर लिख लें। तो सुनिए क्या लिखिएगा। आपको इसमें लिखना होगा कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में भी मदद करने का कार्य जो है प्रबंध का सिद्धांत ही करता है। क्योंकि जब तक सिद्धांत नहीं होगा तब तक किसी को पता ही नहीं होगा कि जो व्यक्ति आया है काम करने के लिए उनको क्या सिखाना है। उनको क्या सिखाना कौन सिखाता है? सिद्धांत सिखाता है। सिद्धांत बताता है कि उनको क्या सिखाना चाहिए, ताकि जब वो काम पर जाए, जब काम करना आरंभ करे तो वो सबसे बेहतर कार्य करे, सबसे कार्यकुशल बन के कार्य करे। और लग रहा है? और मतलब विषम लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो और ठेठ भाषा में आ जाएंगे हम। आजकल वही दौर चल भी रहा है कि आजकल औपचारिकता छोड़ के पढ़ाना पड़ रहा है। शिक्षकों को औपचारिकता छोड़ना पड़ रहा है। बोलेंगे सर ये औपचारिकता क्या बोले इतना भारी सर? तो आप लोग सिखाएं ना औपचारिकता। पढ़ाने का तरीका है कि आपका जो हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहे तो हिंदी का जो शुद्ध शब्द है उसका प्रयोग किया जाए। लेकिन आजकल नहीं, अब यहाँ पर है तो खोटा में बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो भी गलत नहीं है, पढ़ा सकते हैं खोटा भाषा में, ठीक है, लेकिन आदत हमको नहीं है खोटा पढ़ाने। हम हिंदी में पढ़ाते हैं, हम हिंदी में पढ़ा रहे। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको खड़ा भी किए, क्योंकि आपका जो बीमारी है, आपका जो बीमारी है नींद का बीमारी है, ठीक है, इसको निकालिए, और नहीं तो आपको बहुत मुश्किल देने वाला है। तो इसको छोड़ रहे हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पे आ रहे हैं, प्रबंधकीय शोध में रुचि। देखिए प्रबंधकीय शोध, शोध शोध समझते हैं, इंग्लिश में समझ में आएगा। इंटरेस्ट इन मैनेजरियल रिसर्च। रिसर्च सुनिए मैंने, री आर ई री और सर्च। सर्च मतलब खोजना, तलाशना, और री लगा दिए मतलब पुनः खोजना। मतलब शोध का मतलब, शोध का एक और हिंदी होता है अनुसंधान भी होता है। क्या होता है? अनुसंधान। मतलब तब तक खोज करना, तब तक पता लगाना जब तक कि आप रिजल्ट पे पहुंच नहीं जाओ, आपका जो लक्ष्य है वो पूरा ना हो जाए। तो सुनिए प्रबंधकीय शोध। बोलेंगे सर प्रबंध में भी शोध होता है, यहाँ भी रिसर्च होता है? हाँ बिल्कुल। प्रबंध का जो कार्य होता है ना, प्रबंध का जो सिद्धांत ही बना है ना, वो शोध से ही बना है। किससे बना है? शोध से। ये जो सिद्धांत पढ़ोगे ना आगे, जैसे हेनरी फेल 14 सिद्धांत दिए, तो 14 सिद्धांत ऐसे ही नहीं बन गया। वो जिंदगी भर अपना पूरा जीवन दिए, काम किए, कार्यस्थल पे काम करते करते सीखे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वही बन गया सिद्धांत। क्या बन गया? सिद्धांत बन गया। तो सुनो, प्रबंधकीय शोध में रुचि। यदि आप प्रबंधकीय शोध करने जा रहे हैं, इसमें आपको लिखना होगा, सुनो, यदि कोई व्यवसाय प्रबंधकीय शोध करने जा रहा है तो उसके पीछे भी सिद्धांत का कार्य शामिल होता है, अर्थात सिद्धांत का महत्व होता है। बिना सिद्धांत का पालन किए कोई भी प्रबंधकीय शोध नहीं कर सकता है, और कोई भी शोध कर नहीं सकता है वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें रुचि भी नहीं ले पाते। रुचि
अरे प्रबंध का सिद्धांत जानोगे, सिद्धांत की आपको जानकारी है तभी ना काम में रुचि होगा। जैसे अभी आपको नींद आने लगा, आपको रुचि नहीं ना है इसमें, अरे हाँ या ना बोलो, आपको रुचि नहीं है, आप बोलेंगे सर है, लेकिन आप झूठ बोलेंगे। आपको रुचि नहीं है इसमें, बीएसटी में थ्योरी, बीएसटी नहीं मतलब जितना थ्योरी पेपर है उसमें आपको रुचि नहीं है, जिसके कारण आपका बॉडी ये अंदर एक्सेप्ट करता है कि ये विषय में उतना हमको रुचि नहीं है, जिसके कारण दिमाग सोने लगता है, आपको नींद आने लगता है। रुचि कब जागता है? जब आपको सिद्धांत की जानकारी है। तो पढ़ाई का सिद्धांत, आप लोगों का छात्र छात्राओं का सिद्धांत क्या है? पढ़ने का सिद्धांत क्या है? अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। तो आपका लक्ष्य है ही नहीं। अब बोलेंगे है सर मेरा लक्ष्य है टॉप करना है, हमको झारखंड बोर्ड में झारखंड टॉपर आना है, या फिर हमको बेस्ट रहना है, बेस्ट बनना है, ये वो है, लेकिन वो पक्का नहीं है। सिर्फ सुन सुन के अपने दिमाग में आप लोग क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं कि हमको भी बनना है, लेकिन बनने का प्रयास करने का जो क्षमता होनी चाहिए वो है ही नहीं। उसके लिए सिद्धांत का पता होना चाहिए कि पढ़ाई का सिद्धांत क्या होता है। यदि आपको नींद आ रहा है क्लास के दौरान, थ्योरी पेपर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आपको नींद आ रहा है, तो ये नींद को कैसे भगाया जाए उसके पीछे भी सिद्धांत होता है। क्या होता है? सिद्धांत होता है। तो वो सिद्धांत का पालन करते हैं कि नींद आया कैसे उसको भगाना है। जैसे भी एक सिद्धांत का पालन किए हम, क्या आपको खड़ा कर दिया, अभी खड़ा होने के बाद नींद क्यों नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि बॉडी हरकत में आ गया, बॉडी एक्टिव हो गया, आपका काम कर रहा है। खड़ा होना भी एक कार्य है, ठीक है, बैठना भी कार्य है, लेकिन बैठे में क्या होता है, बॉडी सुस्त हो जाता है, ठीक है, और आपको मन नहीं लग रहा तो नींद ही आना है। अब खड़ा हो गए, आपका बॉडी एक्टिव हो गया, ये भी एक सिद्धांत हो गया। तो उसी तरह से बैठे बैठे आपको नींद आने लगे तो आपको अपने दिमाग को क्या समझाना चाहिए? अपने आप में बात करना चाहिए, अंदर से ही, बोल के नहीं, अंदर में ही बात करना चाहिए कि तुम हमको, मतलब नींद से बात करो, अपने नींद से बात कर सकते हैं आप लोग कि तुम हमको जो परेशान कर रहे हो ना सोने के लिए, हम नहीं सोएंगे, हम भी जिद्दी आदमी, जैसे तुम जिद्दी हो, बार बार आ जाते हो, वैसे हम भी जिद्दी हैं कि तुमको हम आने नहीं देंगे, माथे पे दिमाग में चढ़ने नहीं देंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम वहाँ ध्यान देंगे, हमको ध्यान देना है। सर से सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देंगे जिससे हमको नींद नहीं आएगा। तो सुनो, प्रबंधकीय शोध मतलब रिसर्च या अनुसंधान, प्रबंध के संबंध में यदि आपको अनुसंधान करना है, शोध करना है, इंग्लिश में रिसर्च करना है, तो आपको सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। किसकी? प्रबंध की सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। इसके सिद्धांत के बिना कोई व्यक्ति प्रबंधकीय शोध नहीं कर सकता है। क्या इतना लिख सकते हैं आप? कॉन्फिडेंट दिखाइए, लिख सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। सबसे अच्छा पॉइंट हमको लगता है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। क्यों बोले हम ऐसा, क्यों कह दिए कि सबसे अच्छा पॉइंट हमें होता है? समाज जहाँ पे आता है ना, समाज, वहाँ हमको बड़ा मजा आता है। हमको तो कभी कभी लगता है कि हम कॉमर्स लेके पढ़े अच्छा किया, लेकिन हमको साथ में एक सामाजिक अध्ययन का विषय लेके पढ़ना चाहिए। होता है ना, सोशोलॉजी आता है, क्या आता है, आर्ट्स वाले पढ़ते हैं। अब आर्ट्स से याद आया कि आज आपका रिजल्ट आ रहा है झारखंड बोर्ड का 10th का। किसका? झारखंड बोर्ड 10th का। आज सुन रहे हैं क्या, रिजल्ट 11:30 बजे इशू होने वाला है, शाम तक आ ही जाएगा। तो अब देखो क्या होगा कि 10th के बच्चे जब आज पास हो जाएंगे, कोई अच्छे नंबर से पास करेगा, कोई खराब नंबर से करेगा, कोई एवरेज करेगा, उसके बाद एक होड़ क्या लगने वाला है, होड़ मतलब होता है एक प्रतियोगिता स्टार्ट होगा, क्या ले, कोई कॉमर्स, कोई साइंस, कोई आर्ट्स, ठीक है ना, कोई पढ़ाई छोड़ो, ठीक है। अच्छा, पता है हमारा समाज से याद आया कि हमारे समाज में जो बच्चे पल बढ़ रहे हैं वो समाज को देख के सीखते हैं। आजकल जो विषय, खासकर झारखंड बोर्ड के बच्चे जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, या फिर वो ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन चोरी करके पास किए हुए हैं, जानकारी में कुछ भी नहीं है। वो बच्चे जब पूछने जाते हैं क्या ले, तो एक ही चीज़ समझ में आता है, साइंस लो। क्या लो? आजकल क्या होता है, साइंस लो। साइंस लेगा तो क्या क्या मिलने वाला है, साइंस लेगा तो जिंदगी में तुम पक्का सफल होगे। ये गलत धारणा डाला जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो साइंस लेते हैं, मोटा रकम खर्च होता है, जानकारी उसका थोड़ा टफ होता है, तो फिर उनका दिमाग उस लेवल पर डेवलप नहीं रहता है, जिसके कारण वो साइंस को झेल नहीं पाते हैं। चाहे उसके कारण वो पढ़ाई छोड़ देते हैं मन नहीं लगने के कारण, या फिर ज़बरदस्ती पढ़ भी देते हैं गार्जियन के डर से, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब उसमें 1-2% लोग ये हैं जो पढ़ के साइंस के सेक्टर में, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर के सेक्टर में जाते हैं। बाकी 98-97% बच्चे, उनका लाइफ पर होता है। कुछ लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन का तैयारी करना ही है तो आप कॉमर्स से भी कर सकते हैं, आप आर्ट्स से भी
कर सकते हैं। तो विषय उस हिसाब से लो जो आपको बनना है। लेकिन आजकल स्टूडेंट को भी 10th जो पास किए उनको पता ही नहीं क्या बनना है। उनको तो एक चीज़ पता होगा खाली, बस आर्ट्स और साइंस, 2 विषय पता है। तीसरा जो कॉमर्स बीच वाला है ना, वो गायब ही हो जाता है। और गांव के लोग, समाज के लोग इतने पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, पढ़ लिख लिए लेकिन अनपढ़ जानकारी उनके पास इतना जानकारी है कि बोलते कॉमर्स लेके बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। अभी आप तो भी कॉमर्स लिए, हम भी कॉमर्स लेके पढ़े, आज पढ़ा रहे। कॉमर्स का क्या क्या फायदा है बताएं, है ना। आज इस वीडियो में बात कर ही लेते हैं कि कॉमर्स का क्या क्या फायदा है। हम ही नहीं बोल रहे कि साइंस ही लेना है, मतलब कॉमर्स ही लेना है, साइंस मत लो। अरे आपका साइंस सेक्टर में सपना है, साइंस ले लो। अब देखो आपका सपना क्या है। आपका सपना आर्ट्स के सेक्टर में, आर्ट्स ले लो, लेकिन अपने सपने के अकॉर्डिंग लो। लेकिन सपना ही नहीं है, अपना कुछ लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या ले, जो मन करता है, गार्जियन जो बोलता है ले लेते हैं। दूसरा कारण होता है पैसा। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो साइंस ले रहे हैं, जिसके पास एवरेज है कॉमर्स ले रहे हैं, जिसके पास कम है आर्ट्स ले रहे हैं। ये हिसाब किताब चल रहा है झारखंड बिहार में, ठीक है। इसके हिसाब से ले रहे हैं। नहीं, कॉमर्स में पैसा भी कम खर्च होता है और प्लस इसमें बहुत स्कोप है। हम पहले भी बताए हैं, क्या क्या बताए थे कि यदि जैसे साइंस वाला होता है ना कि हम IIT में एडमिशन लेंगे साइंस लेके, तुम कॉमर्स वाले क्या करोगे, तो उसको आप लोग को जवाब क्या देना है, हम IIM में एडमिशन लेंगे। तुम्हारा खाली T है, मेरा खाली M है, इतने अंतर है, बाकी II तो लगा हुआ है दोनों में। IIT में पढ़ के हम इंजीनियर बन जाएंगे, करोड़ों का कंपनी में पैकेज मिल जाएगा, 1 साल का करोड़ों कमाएंगे। तो अभी बोलिए हम भी IIM में एडमिशन लेके करोड़ों का पैकेज लेके मैनेजर बन जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेज करेंगे, CEO बन जाएंगे और हमको भी करोड़ों मिलेगा। बोलेंगे हमको IIT करने के लिए JEE का एग्जाम, टफ एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे कि हमको भी IIM में एडमिशन लेने के लिए CET कैट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टफ है। सुन रहे हैं? कहता अच्छा छोड़ो, मतलब साइंस और कॉमर्स के बीच कंपेयर कर दे रहे हैं। इस वीडियो को हम शेयर करना और अपने अब तो ये वीडियो हम पूरा अभी 10th के बच्चों पर जाना चाहिए ना, सुना दिया। इसका हम शॉर्ट्स में भी ऐसे कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। और नहीं किए शेयर तो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम तो अपने तरफ से बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं साइंस के बच्चे एटीट्यूड में बोलते हैं कि हम जो है NEET नीट का एग्जाम का तैयारी करके डॉक्टर बनेंगे। तो बोलो कि हम भी CA का तैयारी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। आपको बोलेंगे हमको बहुत टाइम लगता है, MBBS में 5 साल 10 साल लग जाता है। बोले CA भी करने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक बार बनने के बाद इसमें भी करोड़ों रुपया और इज्जत भी है डॉक्टर में जैसे, ठीक है। बोले सर आर्ट्स का छोड़ दिए, तो आर्ट्स वाले में भी स्कोप है, ठीक है। फिर उसका बात बाद में करेंगे। पहले साइंस और कॉमर्स के बीच में जो झगड़ा लगता है ना, जो बोलते हैं, अब साइंस वाले बोलते हैं कि ठीक है तुम जैसे हम अभी बताए ना कि वो लोग IIT में एडमिशन लेके इंजीनियर बन सकते हैं, तो हम लोग IIM में एडमिशन लेके मल्टीनेशनल कंपनियों में मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर बन सकते हैं किसमें, मेडिकल सेक्टर में, नीट का एग्जाम देकर अच्छे कॉलेज में। उसी तरह CA हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। CA का क्वालिफाई होकर अच्छा रकम है। CA का काम क्या है पता ही, ऑडिटिंग करना, जो भी अकाउंटिंग होता है उसका जाँच करना। CA का काम क्या है, यही काम है ना। और CA का पैकेज कितना है, करोड़ों का पैकेज है, करोड़ों रुपया मिलता है, ठीक ना। और बहुत है, बहुत मान सम्मान इसमें होता है, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। अब बोलेंगे साइंस वाले कि हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर लेते हैं, हम लोग का नौकरी जल्दी होता है। एकदम झूठ बोलते हैं। इसमें कंपटीशन में कहीं भी साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का कोई बात आता ही नहीं है। कंपटीशन में जो सिलेबस है क्या है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है, तो सब पढ़ सकता है ना। अब बोलेगा कंपटीशन साइंस वाले बच्चे कि हम लोग के कंपटीशन एग्जाम में जो आता है ना, वो साइंस लेवल का मैथ आता है। गलत बोलता है, 10th लेवल का मैथ आता है। कहाँ तक का मैथ आता है, कंपटीशन एग्जाम में CHSL का एग्जाम दो, CGL का एग्जाम दो, कोई डिफेंस सेक्टर का एग्जाम दो, सब में 10th लेवल का मैथ आता है। रेशियो, प्रोपोर्शन, सब क्या है। बोले सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है। तो आपको पता है कि कॉमर्स में भी हम लोग BMT पढ़ते हैं, उसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ता है। कोई कहता है हम लोग प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, वो भी आता है कंपटीशन में, हम लोग भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। हम लोग हर चीज़ में हम लोग बराबर है ना। साइंस को बड़ा कह रहे हैं, छोटा, आर्ट्स भी, तीनों एक ही है, लेकिन अपने सपने के अकॉर्डिंग लो, अपना सपना जो है उसके अकॉर्डिंग लो। आजकल कुछ बच्चा बैंक मैनेजर बनेंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे और कॉमर्स लेते हैं। अरे बैंक मैनेजर ही कॉमर्स में नहीं है, खाली इतना सारा चीज़ बोले। अब ये बता देना, अब साइंस वाला अब क्या करेगा बताओ, इतना भी बराबर हो गया ना। अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, वो लोग नहीं कर सकता है। साइंस वाला बच्चा जो है अकाउंटेंट बन सकता है क्या, अकाउंटेंट हम लोग बन सकते हैं। बोलेंगे सर साइंस में अकाउंटेंट बन सकता है, वो लोग टैली सीख लेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जनरेटिव सीख लेगा। वो कितनों सीख लेगा, थोड़ा ही सीखेगा ना, वो हम लोग इतना एबिलिटी रखेगा
अकाउंटेंट बनने का। मेरा दोस्त साइंस से पढ़ा है, लेकिन क्या वो अकाउंटेंट का काम भी दिल्ली में कर रहा है, लेकिन क्या वो एबल है? जितना जानकारी हम लोग के पास अकाउंट का है, साइंस वाले के पास नहीं है। हम लोग CS बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, CMS का एग्जाम दे सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। बस एक जगह हम लोग साइंस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कोई टेक्निकल फॉर्म निकल गया, कोई सरकारी नौकरी में टेक्निकल, जिसमें टेक्निकल मतलब वहाँ पर आपको साइंस ही मांगेगा, तो वो हम लोग कॉमर्स में नहीं बन सकते। तो हम लोग भी अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटेंट का सैलरी पता है आपको? यदि आप एक्सपीरियंस मैन है, आपको टैली आता है, आपको ITR करने आता है, आपको ये डाटा एंट्री आता है एक्सेल पर, ये सब आता है, तो 40-45 हज़ार सैलरी 1 साल के बाद हो जाएगा। स्टार्टिंग 20 हज़ार मिलता है, 40-45 हज़ार प्राइवेट कंपनी में 70-80 हज़ार कमा सकते हैं यदि आप लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं तो। समझे? ये है कॉमर्स, इसका ये है क्षमता। तो जो आप बोलते हैं ये वीडियो शेयर करना, जो बोलते हैं कॉमर्स में कुछ नहीं है वो इस वीडियो को देखें। और भी ये कॉमर्स में बहुत एरिया है, लेकिन सब अभी हम नहीं बोल सकते, पढ़ाना भी है। तो उन बच्चों को यही बोलना कि कम बजट में, कम खर्चे में यदि उस मुकाम तक पहुंचना है जहां पर समाज देखना चाहता है। आजकल समाज कहाँ देखना चाहता है लोगों को? कि पैसा भी हो उसके पास और उसका अपना प्रतिष्ठा भी हो, इज्जत भी हो समाज में। तो आप कॉमर्स लेके कम पैसे से पढ़कर आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि साइंस में ही सिर्फ मुकाम है, ऐसा नहीं है। आर्ट्स में भी मुकाम है, लेकिन आर्ट्स में भी कुछ वैसा रीति, वैसा विधि फैला हुआ है कि आर्ट्स लेके सिर्फ पढ़ना थोड़ा होता है, आर्ट्स लेके सोना होता है। नहीं, आर्ट्स लेके भी आप बड़े बड़े तैयारी कर सकते हैं। बोलते हैं IAS का तैयारी आर्ट्स होता है, तो IAS का तैयारी सिर्फ आर्ट्स वाला नहीं करता है, कॉमर्स वाला भी करता है, साइंस वाला भी करता है, पास भी होता है। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा IAS में कौन पास होते हैं? तो कहते हैं इंजीनियर लोग जो होते हैं, जो डॉक्टर का तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए, वो लोग IAS में ज़्यादा पास होते हैं। क्यों होता है पता है? क्योंकि उन लोग को पढ़ने का टाइमिंग अच्छा रहता है। वो लोग जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो 18 घंटा पढ़ रहा था, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था 18 घंटा पढ़ रहा था, अब आया तो 18 घंटा पढ़ना उनके लिए आम बात है। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे IAS सब कम निकालते हैं, कारण पढ़ने का आदत नहीं है 18 घंटे का, 18 नहीं तो 12 घंटे का। वो आदत बनाते बनाते आप बुजुर्ग हो जाते हो, और लोग आदत पहले ही बना देते हैं। तो आप कॉमर्स वाले भी इतना टाइम पढ़ें तो भी होगा। ठीक है? अभी कोडरमा से एक लड़का IAS बना, 114वां 114th रैंक लाया कोडरमा से IAS एक लड़का। ठीक है ना? पहले जो निकाला था तो BPSC निकाला था और नौकरी में था, लेकिन अभी फिर से तैयारी करते रहा, नौकरी होने के बावजूद तैयारी करते रहा और अभी IAS बन गया। क्या बन गया? IAS बन गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चला गया। तो ये वीडियो जरूर शेयर करना। अब है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। अब बताइए, प्रबंध का सिद्धांत सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करता है? जो भी हम समझाए थे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, वो लेना सिखाता है क्या ये? नहीं। अरे यहाँ बात ये हो रहा है कि प्रबंध का सिद्धांत कहता है क्या कि आप व्यवसाय चला रहे हो तो सबसे पहले आप जिस वस्तु का, जिस सेवा का उत्पादन कर रहे हो उसको सही मतलब सही तरीके से उसका उत्पादन करो, शुद्ध तरीके से उत्पादन करो, उसमें कोई मिलावट नहीं करो। क्या ये सिद्धांत नहीं होता हुआ प्रबंध का? जो उत्पादन कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। जो आप बेचोगे उस वस्तु को, सेवा को, उसका कीमत सही होना चाहिए ताकि उपभोक्ता उसको खरीद सके। तो क्या ये सिद्धांत नहीं है? इसमें ये सिद्धांत, प्रबंध का सिद्धांत ये नहीं होगा कि आपके व्यवसाय में जो कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनको उनके मेहनत के हिसाब से क्या देना चाहिए? वेतन और पारिश्रमिक देना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बैठो। अब नींद भागा है भाई? अरे नींद भागा नहीं। तुम जिद्दी क्यों बनते हो जी? इतना मोटिवेशन देते हैं कि नींद आपके इस दिमाग से बाहर का चीज नहीं है, नींद आपके अंदर ही है ना, तो उस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? तो दिमाग नहीं चल रहा है। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्रबंध पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रबंध पढ़ रहे हैं। आपको पता है ये हाथ, ये पैर, ये जितना भी ऑर्गन है सब नीचे है, और सबसे ऊपर में क्या है? सिर है। इंसान का सिर, सर, हेड सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि ये उच्च स्तरीय प्रबंधक है। ये कौन है? उच्च स्तरीय प्रबंधक है, टॉप लेवल का मैनेजर यही है। ये आपका वीक है तो मिडिल लेवल और लो लेवल भी वीक होगा, तो आपका टॉप लेवल मैनेजर ही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ पता है? क्योंकि आप क्या शब्द प्रयोग करते पता है? क्या प्रयोग करता है ये? अभी क्या बोला? आ ही जाएगा, नेगेटिव सोचता है हमेशा। हमेशा अपने टॉप लेवल मैनेजर को क्या बना कर रखा है? ये नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति। अरे ये बोलो कि नहीं आने देंगे सर, बोले सर बोलने से हो जाता है। हाँ, बोलने से होता है, बोलने से। बोलते तो जिम में जाना, कभी जिम में जाकर देखना कि जो 100 किलो का वेट उठा रहे हैं ना,
वो बोलते हैं कर लेंगे, ये नहीं बोलते हमसे नहीं होगा, कर लेंगे बोलने से ही बहुत सारा एनर्जी इकट्ठा होता है बॉडी में, समझे। यदि बॉडी को अपना तुम समझ गया ना, बॉडी किस तरह काम करता है ना, तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आपको लगेगा ही नहीं। प्रॉब्लम बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम आएगा, लगेगा ही निकाल लेंगे, इसको झेल लेंगे, इसको पार कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से रास्ते पर चलते हैं तो बैरियर आता है, लेकिन कदम बढ़ाते रहते हैं कि बैरियर के कारण डर के रुक जाते हैं। बैरियर मतलब वो स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कहीं कहीं पे रोड खराब है तो हम लोग चलना बंद कर देते हैं क्या? अरे बोलो, कदम आगे पीछे करके मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं ना। वैसे जीवन का भी है, ठीक है। तो अपने दिमाग को कहो कि हमको नींद नहीं आएगा, बैठो और लड़ो अपने दिमाग के साथ, नींद पक्का नहीं आएगा, बैठिए। एक होता है डिसिप्लिन, अभी आएगा हेनरी फ्योल के सिद्धांत में एक आएगा अनुशासन। हम बोले बैठिए तो आप अपना जिद में मत अड़ो, बैठ जाइए। आप अभी बोलेंगे कि नहीं सर हम नहीं बैठेंगे, हम कर सकते हैं। एक सीनियर बोला ना आपको बैठो तो बैठ जा, वहाँ पर इज्जत होता है, वहाँ पर सीनियर का कि मेरा इज्जत किया। उसके बाद आप बोले कि सर हमको खड़ा होने दीजिए, सर रिक्वेस्ट कीजिए, हो सकता है हम बोले सब सीखो सब। तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति कौन कर देता है? प्रबंध का सिद्धांत। तो प्रबंध का सिद्धांत में क्या क्या लिखा हुआ है सब जानेंगे अभी हम लोग। भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय, ये समन्वय वर्ड कोऑर्डिनेशन कोई नया शब्द है क्या? बताएं पहले। एक तरह से संसाधनों के बीच में तालमेल बैठा के रखना। तो भौतिक और मानवीय, भौतिक में जैसे कच्चा सामग्री हो गया, मानवीय में आपका मजदूर हो गया, कर्मचारी हो गया। तो इन दोनों को संसाधन है, दोनों क्या है हमारे व्यवसाय के लिए, दोनों क्या है संसाधन। अब दोनों संसाधन के बीच में समन्वय भी आपको बना कर रखना है, मतलब तालमेल बना कर रखना है कि एक मानव मतलब एक मजदूर आके कच्चा सामग्री उठा के मशीन में डाल रहा है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि उस मशीन में एक बार में कितना कच्चा सामग्री डालना चाहिए। यदि उसको जानकारी नहीं दिया है, प्रशिक्षण नहीं दिया है, तो वो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम मटेरियल डालेगा, जिससे एक समय में कम उत्पादन होगा या एक समय बहुत ज़्यादा ही उत्पादन हो जाएगा। ये दोनों जो है व्यवसाय को नुकसान पहुंचाता है। सुनाई दे रहा है? तो ये जो कम बेसी का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जो जिसको काम करने नहीं आ रहा है तो वो तो संसाधन बर्बादी करेगा ना। तो इससे अच्छा क्या है कि जो प्रबंध का सिद्धांत है उस मानव को बता दो। उस मानव को बता देने से क्या होगा, वो इंसान जानेगा कि भौतिक संसाधनों का कैसे कैसे प्रयोग करना है, ठीक है, जिससे कि तालमेल बैठेगा और जो भी लक्ष्य है, जो भी उद्देश्य है प्रबंध का, व्यवसाय का, वो पूरा हो जाएगा। आप बोलिएगा सर आप बोल तो दिए लेकिन लिखेंगे क्या? तो आप यदि स्मार्ट होंगे तो आप कोड कर लेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको डिकोड कर लेंगे और लिख भी लेंगे। अब हम सुन लो, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय में हम लिखते तो क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत के कारण ही भौतिक और मानवीय संसाधनों में समन्वय भी स्थापित किया जाता है, क्योंकि सिद्धांत ही, प्रबंध का सिद्धांत ही सिखाता है कि किस प्रकार से भौतिक और मानवीय संसाधनों के बीच में समन्वय होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो बोले कि मशीन में ज़्यादा डालना है, कम डालना है, वो सब नहीं लिखना है आपको। बहुत कर लिख देते हैं आप लोग। एग्जाम्पल लिखना भी है तो अपना एग्जाम्पल कुछ सोचो। हेलो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पॉइंट याद रखना, कम से कम 6 क्या याद रखना, और डील होना चाहिए। कल छड़ी उठाएंगे ताकि मेरे यहाँ छड़ी सिस्टम चलता है, आपको पता है, अभी तक बंद कर दिए। अभी नया समाज के नाम से बच्चों को बिगाड़ने का काम हो रहा है। आजकल नया कानून बन गया है कि नहीं पीटना चाहिए। अरे पीटना चाहिए, काहे नहीं पीटना चाहिए? हाँ, उस लेवल पे नहीं पीटना चाहिए। कुछ टीचर ऐसे हैं जो जहाँ तहाँ पीट दिए, जहाँ तहाँ मार दिए, जैसे बच्चा बीमार हो गया, आत्महत्या कर लिया या डेथ ही कर गया, उस तरह का शिक्षक भी। उन शिक्षकों का हम लोग के ऊपर वो हो गया, बैन लग गया, छड़ी नहीं उठा सकते, ठीक है। तो जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वो और खुश हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारा समाज और बिगड़ते जा रहा है। अब क्या है, जटिल समस्याओं के समाधान में, जटिल मतलब बहुत ही कठिन समस्या आ गया आपके पास, जिसको सुलझाना आसान नहीं है। तो जटिल से जटिल समस्याओं को भी आप आसानी से सुलझा सकते हैं यदि आपको प्रबंध के सिद्धांत की जानकारी है। समझे? ये है ताकत प्रबंध के सिद्धांत का। यही कारण है कि प्रबंध का सिद्धांत सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक मतलब पूरे संसार में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है।
चलिए, तो अगला टॉपिक क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे पहले बोल दिए थे, 14 थ्योरीज या प्रिंसिपल। थ्योरी सिद्धांत ही होता है। टोटल कितना सिद्धांत? 14, 14 सिद्धांत ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का 14 सिद्धांत, इनएंशिएटेड बाय हेनरी फ्योल। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है, जो इस सिद्धांत को खोजे हैं, तलाश किए हैं, वो कौन है? हेनरी फ्योल। और पहले, जैसा हम पहले भी बोले हैं कि हेनरी फ्योल को फादर भी कहा जाता है। किसका फादर कहा जाता है? द फादर ऑफ ट्रेडिशनल, फादर ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मतलब परंपरागत प्रबंध। परंपरागत प्रबंध मतलब पुराना प्रबंध का जो तरीका है, सिद्धांत है उसका, वो दिए हेनरी फ्योल। लेकिन पुराना हम बोल रहे हैं, लेकिन सच में बताएं पुराना नहीं है इनका सिद्धांत। अभी भी देखिए 14 सिद्धांत लिख दिए हैं। 14 सिद्धांत को जब डिस्कस करेंगे तो लगेगा एक भी सिद्धांत इसमें पुराना नहीं है। आज भी इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, खासकर बिजनेस मैनेजमेंट के सेक्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो ऐसे भी लंबा हो गया है, थोड़ा उसको फास्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हेनरी फ्योल जो कहते हैं सबसे पहले कि काम को बांटो। यदि आप मैनेजर हो, आप कौन हो? मैनेजर हो, आप प्रबंधक हो या प्रबंधक बनने जा रहे हो, तो आपको सीख लो, काम को बांटो। आप क्या लिखोगे इसका? हिंदी मीडियम से आप लोग ना, तो कार्यों का बंटवारा लिखना। पॉइंट क्या लिखना? अब बोले सर कार्य का विभाजन बुक में लिखा हुआ है। अरे रट्टा मल बनना है क्या? रट्टू मल बनना है। कार्यों का विभाजन और कार्य का बंटवारा में कितना अंतर है लिख लोगे, और उसको डैश देके डील करना। हिंदी बोल दिए ना, बोलना मत नहीं पता है। डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हिंदी में कार्य का विभाजन या कार्य का बंटवारा लिख के क्या लिखना है कि हेनरी फ्योल का मानना था कि जब आप प्रबंध कर रहे हैं तो किसी भी कार्य को सफल बनाना है तो सबसे पहले कार्यों को क्या कर दो? बांटो। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है उसको पूरा बंद कीजिए। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, ठीक है, आपका कार्य बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अकेले आप कार्य को नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ योग्य लोगों को नियुक्त करो और उनके बीच कामों को बांटो। पूरा काम अपने अकेले करने की कोशिश मत करो। सुने, बहुत सारे ऐसे प्रबंधक होते हैं इस संसार में, अभी भी है, जो कर्मचारी तो रख लिए हैं लेकिन उनका एक अलग ही एटीट्यूड है कि अपना काम, मतलब जो भी काम है ज़्यादा से ज़्यादा हम ही करेंगे। तो आप ही ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तो दूसरों को मौका कब मिलेगा? सबको मौका दीजिए। जैसे अभी बोलते हैं धोनी, अभी IPL आप लोग देखते हैं क्या? इंटरेस्टेड है क्या IPL देखने में? क्रिकेट देखने में नहीं है? तब तो सुनिए कहानी। IPL देखते हैं तो इसमें चेन्नई सुपर किंग, जिसका कप्तान अभी ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन पहले कौन था? धोनी था। आज भी धोनी ही है, भले ही बस कप्तान फॉर्मली कौन है? ऋतुराज है, एक नाम है प्लेयर का ऋतुराज, वो है। लेकिन देखते हैं कि वो चाहते हैं, वो इतना अच्छा खेलते हैं कि वो चाहते तो शुरू में आके ओपनिंग करके या ऊपर आकर खेलते हैं और अच्छा हर मैच में शतक या अर्धशतक मारकर अपना रन रेट बढ़ाते हैं, अपना रन्स बढ़ाते हैं। लेकिन वो अपने लिए नहीं खेलते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, हम तो अब हमको तो रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, तो मौका देना है यंगस्टर को। यंग जनरेशन में जितने क्रिकेटर हो उनको मौका वो देते हैं, नहीं तो वो चाहते तो अकेले नहीं कर देते। कई लोग कमेंट करता है उन पर कि ऊपर आके कहीं नहीं खेलते हैं, वो डरते हैं, 2-4 बॉल पर छक्का तो कोई भी मार सकता है। पिछले मैच में 3 बॉल पर 3 छक्का मार दिया, ठीक है। तो कई लोग उस पर गलत कमेंट कर रहे हैं कि लास्ट में इतना अच्छा प्लेयर है तो शुरू में क्यों नहीं खेलता है। अरे वो एक अच्छा मैनेजर है। क्या है वो? एक अच्छा मैनेजर है वो, ठीक ना। वो मैनेजमेंट जानते हैं, उनको पता है कि हम यदि सीनियर है तो हमको दूसरों को मौका देना होगा ताकि वो मेरे ऐसा भविष्य बने। हम तो भी चले जाएंगे तो हमारा समाज मेरे से भी अच्छा बने, ठीक है, हमारा देश और आगे बढ़े, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में हो या प्रबंध के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी आप लोग अपना पॉइंट में लिख लेना, अधिकार और उत्तरदायित्व। क्या लिखेंगे? अधिकार और उत्तरदायित्व, और डैश देके डील करना। अब समझा देते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है, हेनरी फ्योल का मानना था कि जब आप काम बांट दिए, जिस व्यक्ति को जो काम दिए हैं उसके लिए उसको अधिकार भी दो, उसके पीछे पीछे मत घूमो। अब होता है ना, एक ऐसे प्रबंधक होते हैं कि काम आपको दे दिए और आपका ध्यान रखे हुए रखे, नजर रखे हुए हैं, जिधर जा रहा है उधर देख रहे हैं क्या कर रहा है, तो वो क्या डरते रहेगा? डरेगा ना।
ये देख रहा है, हमको छोड़ ही नहीं रहा है फ्री, हम अपने माइंड से अच्छा कर लेंगे, वो जानता है कि कर लेंगे, लेकिन आपको देख रहा है, बार बार डर लग रहा है उसको, तो उसको अधिकार दो, काम दिए साथ में क्या दो, अधिकार दो। हाँ, और अधिकार दे के उसको ज़्यादा पावरफुल तो बना दिए, लेकिन कहीं गलत यूज ना कर ले पावर का, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालो कि ये काम इतने दिनों में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो काम बांटने के बाद क्या बताते हैं हेनरी फ्योल कि उनको जिनको काम दिए हो उनको अधिकार भी दो। अब काम दिए छोटा सा, अधिकार दे दिए इतना बड़ा। हाँ, मान लीजिए कि हमको इस रूम का बनाया गया है मॉनिटर, इस क्लासरूम का बनाया गया है, अब हम दूसरे क्लासरूम में जाकर बोलते हैं हम मॉनिटर हैं, अब हमसे ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में बात मत करना, हम जो बोले कर हो जाएगा। हाँ, यदि हम बोले कि इस क्लास का मॉनिटर है तो इसी क्लास का ना, तुमको इसी क्लास के बच्चों पे आप धाक जमा सकते हैं ना, उनको डरा सकते हैं ना, और किसी को नहीं डरा सकते हैं आप। ठीक है, मेथड ऑफ डिसिप्लिन, आगे डिसिप्लिन, अनुशासन, क्या लिखेंगे, अनुशासन की विधि। हेनरी फ्योल का मानना था काम बांटो, काम के साथ अधिकार बांटो, उत्तरदायित्व सौंपो, लेकिन साथ में उनको सिखाओ अनुशासन क्या होता है। तुम ये इसको छोड़ दो, बाकी 13 सिद्धांत है ना, सब करो, सभी सिद्धांतों का आप अनुपालन करो, फॉलो करो, खाली इसको छोड़ दो। डिसिप्लिन जहाँ मिस हो गया ना, तो कहते हैं जैसे कि शरीर दिख रहा है, इसमें से खाली प्राण निकाल दो, शरीर तो रह जाएगा कि कोई वैल्यू रहेगा, तो वही प्राण है, ये हमारे सिद्धांतों का क्या है, प्राण है। अनुशासन होता क्या है पता है आप लोग को? अनुशासन बोलते हैं स्कूल का अनुशासन है, कोचिंग का अनुशासन है, घर का अनुशासन। अरे अनुशासन बोलते तो रहते हैं, अनुशासन है क्या? अनुशासन कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जिस संगठन में आप गए हैं, जिस क्षेत्र में आप गए हैं, वहाँ का जो नियम है उसका आप पालन करो, आप अनुशासन का पालन कर रहे हैं। जो भी वहाँ का नियम नीति है उसका पालन करना ही अनुशासन है। यहाँ पर बैठ के सोने का नियम और नीति नहीं है, तो आप डिसिप्लिन की तोड़ रहे हैं बार बार। आप बीमार हैं लगता है, गला मेरा वो हो जाता है, घिस जाता है, चिल्लाते 2-4 बच्चा को पढ़ाते हुए गला घिस जाता है। ठीक है, इतना 60-70-80 बच्चों का, लेकिन 60-70-80 भेड़ बोले, भेड़ हमको नहीं पढ़ाना है। भीड़ में भेड़ बैठते हैं, भीड़ में स्टूडेंट नहीं बैठते हैं। ये कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन हम तो मानते ही रहेंगे, भीड़ में भेड़ ही बैठते हैं। अब पढ़ाने वाला भी भेड़ ही होता है। ठीक है, जो इसको दिमाग ही नहीं है कि भीड़ में नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अरे आपसे भी योग्य टीचर हैं, उनको कुछ लोगों को लगने लगता है कि हम ही सबसे बढ़िया शिक्षक है। अरे आपसे भी बेहतर है, उनको मौका दिया जाए तो आपको कहाँ फेंक देगा पता नहीं चलेगा आपका। ठीक है, लेकिन वो भी जानता है इस बात को कि अभी है तो अभी कमा लो, करोड़पति बन जाओ, बाद में कोई पूछेगा नहीं। तो मेथड ऑफ डिसिप्लिन हो गया। यूनिटी ऑफ कमांड, इसका हिंदी क्या लिखेंगे घर जाके आप? आदेश की एकता। क्या लिखेंगे? अब आदेश की एकता क्या होता है सुनो। हेनरी फ्योल का कहना है कि एक कर्मचारी को या फिर कर्मचारियों के समूह को, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को जो आदेश मिलना चाहिए वो एक ही अधिकारी से मिलना। क्यों बोले थे सुनो, इसलिए बोले थे कि यदि एक अधिकारी से मिलेगा आदेश तो वो स्पष्ट रहेगा कि हमें करना क्या है। वो कर्मचारी स्पष्ट रहता है कि उसको करना क्या है। लेकिन यदि मान लीजिए कि 2-3 अधिकारी आदेश दे रहे हैं कि तुम ये करो, वो बोलते नहीं तुम ये करो, वो बोलते नहीं तुम ये करो, तो कंफ्यूजन में चले जाएंगे ना वो, किसका माने किसका नहीं माने। तो मतलब सोचते सोचते समय चला जाएगा, तो क्या समय पर आपका काम पूरा हो पाएगा? तो इसलिए आदेश एक ही अधिकारी से कर्मचारियों को मिलना चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वही चीज, निर्देश लिखना है क्या? निर्देश की एकता, निर्देश की एकता। तो निर्देश की एकता में वही बात लिखना है कि अधिकारियों से कर्मचारियों को निर्देश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। ठीक ना, एक से अधिक अधिकारियों से यदि निर्देश मिलता है तो सब कर्मचारी जो है, सभी कर्मचारी अस्वस्थ हो जाएंगे, कंफ्यूजन में चले जाएंगे, संदेह में चले जाएंगे, किसका माने या किसका नहीं माने। दरवाजा बंद कीजिए। फिर है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है? सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब व्यक्तिगत हितों को। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब हो गया, इसका हिंदी में लिखना कि व्यक्तिगत
हितों को छोड़कर सामान्य हितों को अपनाना। क्या लिखोगे? व्यक्तिगत हितों को छोड़कर सामान्य हितों को अपनाना। हेनरी फयोल का सबसे बढ़िया पॉइंट हमको ये लगता है कि देखिए, एक अच्छा प्रबंधक वही होता है या बनता है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो जिंदगी में प्रबंधक नहीं बन सकता, वो अच्छा मैनेजर जिंदगी में नहीं बनेगा। सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि प्रबंधक लीडर वही है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, यही बात यहाँ समझाना है आपको रीडिंग में कि जो व्यक्ति मतलब जो प्रबंधक सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सभी के बारे में नहीं सोचता है, वो प्रबंधक नहीं है। यदि प्रबंधक है तो वो अपना पहले छोड़कर अपना हित मतलब अपना लाभ, अपना हित मतलब अपना लाभ छोड़कर पहले वो अपने कर्मचारियों के लाभ के बारे में सोचता है। समझे? ये भी सिद्धांत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक भी सिद्धांत मुझे लगा कि आज के समय में ये सूट नहीं करता सर, नहीं होना चाहिए? कोई भी लगा जो नहीं है कि आज के समय में यूजफुल नहीं है। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन का हिंदी होता है पारिश्रमिक। इसका हिंदी क्या लिखना? कर्मचारियों की। यहाँ पर्सनल का मतलब है कर्मचारी, कर्मचारियों की पारिश्रमिक, कर्मचारियों की पारिश्रमिक। अब सुनो ध्यान से, कर्मचारियों की पारिश्रमिक के संबंध में हेनरी फयोल क्या कहते हैं कि यदि कर्मचारियों से आप काम करवा रहे हैं तो जिस लेवल का काम करवा रहे हैं, जिस स्तर का काम करवा रहे हैं, यदि कठिन कार्य है तो उसके हिसाब से उनको पारिश्रमिक मतलब वेतन और मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि काम ज़्यादा करवा रहे हैं और पारिश्रमिक या मेहनताना कम दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पे पारिश्रमिक कम देने से वो खुश रहेगा? अब खुश रहकर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है या दुख रहकर? दुखी रहकर कोई कर पाएगा? तो उसको खुश रखना आपका काम है। एक अच्छा मैनेजर हमेशा अपने कर्मचारी को खुश रखने की कोशिश करता है कि खुश रहेगा तो उसका जो कार्य कुशलता है वो निकल के आएगा, उभर के आएगा, खूब काम करेगा वो। और आपका काम जो 10 दिन का है वो 5 दिन में करके देगा, लेकिन उसको खुश रखना है। और खुश रखने का सबसे पहला तरीका है उसको पारिश्रमिक समय पर दो और उतना दो जितना उसको चाहिए। सुनाई दिया? फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका हिंदी आप लोग क्या लिखना? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। पहले सेंट्रलाइजेशन को समझो। देखो क्या होता है सेंट्रलाइजेशन। ये दोनों सही है, दोनों जरूरी है। कहीं कहीं पर सेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है, कहीं कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और सुनो, केंद्रीकरण क्या होता है? सुनो, जब प्रबंधक या फिर अधिकारी अपने पास अधिक से अधिक अधिकार रखता है, काम करने का अधिक से अधिक अधिकार अपने पास रखता है, अपने कर्मचारियों को भी काम बांटता है लेकिन उनको काम कम देता है और अधिकार भी कम देता है, अधिकतर काम और अधिकतर अधिकार अपने पास ही रखता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। समझे? और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक प्रबंधक अपने पास बहुत ही कम काम रखता है, बहुत ही कम अधिकार रखता है और सभी कामों और अधिकारों को अपने सब ऑर्डिनेटर को, अपने कर्मचारियों को बांट देता है, जिसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो बोले सर सही तो ये ना है? अच्छा तो ये, हाँ बिल्कुल ये अच्छा है, लेकिन कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ता है और इसका प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन कहेंगे सिर्फ इसी का प्रयोग किया जा रहा है तो फिर तानाशाही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तानाशाही। कि सब अधिकार मेरे पास है, जो बोलेंगे वही मानना है और कोई नहीं कुछ हमको रोक टोक सकता है, वो सेंट्रलाइजेशन गड़बड़ हो जाता है फिर। ठीक है, जैसे इस बार 2024 में चुनाव हो रहा है पीएम का, और इस बार फिर से मोदी जी आते तो हो सकता है, नहीं बोल रहे लेकिन हो सकता है कि उनके पास तानाशाही वाला स्वभाव आ जाए, इसलिए एक ही नेता को बार बार जिताना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और लग रहा है कि इस बार तानाशाही आ सकता है, मतलब दिमाग में उनका बैठ सकता है वो एटीट्यूड कि हम अब फेवरेट है सबका, तो हम जो बोलेंगे वही होगा। इसका गलत नतीजा भी आ सकता है और देखो हो सकता है सही भी। अभी हम खुद कंफ्यूज है कि क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, कोडरमा से तो हम बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि कोडरमा का जो प्रतिनिधि है एमपी पद पर बीजेपी से वो एकदम सही नहीं है, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते हैं यहाँ का ध्यान रखने का मतलब है कि यहाँ जो कमियां हैं उसकी पूर्ति वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नाराज निराश हैं। एक नागरिक के तौर पे हम निराश हैं और हम सबको, जो मेरे आसपास रहते हैं लोग, उनको तो यही बता के प्रमोट करेंगे कि नहीं वो जो है नहीं कर रहे हैं काम, तो मौका दूसरे को देना चाहिए। यदि इस बार फिर से जीत के आते हैं वो, तो फिर और कमियां तो है ही, और नया नया कमी उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, स्केलेटन
एस्केलर चेन क्या होता है, इसका हिंदी क्या लिखेंगे आप लोग? सोपान श्रृंखला लिखना। क्या लिखना? सोपान श्रृंखला। ध्यान सुने, क्या बोले? सोपान श्रृंखला लिखना है। सुनो, सोपान श्रृंखला क्या होता है? इतना नॉर्मली सबको पता है, इसमें लिखना क्या है? इतना नॉर्मली सबको पता है कि जो अधिकार है वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होना चाहिए, मतलब उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों के बीच में अधिकार बंटना चाहिए। कैसा हो जाएगी? निम्न अधिकारियों के पास ज़्यादा अधिकार और उच्च अधिकारियों के पास कम अधिकार। नहीं ना, बोलो ना हाँ या ना। छोटे अधिकारी के पास ज़्यादा अधिकार और बड़े अधिकारियों के पास कम अधिकार, ऐसा नहीं होता। यही सोपान श्रृंखला है, मतलब जो श्रृंखला चलना चाहिए अधिकार और उत्तरदायित्व का, वो उसी स्तर पे चलना चाहिए, उसी लेयर पे चलना चाहिए जो जरूरी है। जैसे अधिकार का एग्जांपल दिए कि अधिकार ऊपर से नीचे चलता है, और यदि किसी को सलाह देना है तो नीचे से ऊपर की चलता है। सलाह किधर चलता है? नीचे की ऊपर। और ये सोपान श्रृंखला। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर का हिंदी क्या लिखना? व्यवस्था। क्या? व्यवस्था का सिद्धांत लिखना। व्यवस्था का सिद्धांत बताते हैं लिखियो कि देखिए, आप सब काम कर लो, लेकिन आपके संगठन में, आपके कार्यस्थल पर हर चीज़ का, प्रत्येक चीज़ों का व्यवस्था सही समय पर नहीं किया गया। हाँ, जैसे मान लीजिए कि शादी या पार्टी का फंक्शन है, सब कुछ कर लिए, खाना सब बन गया, लेकिन खाना देने वाला को बुलाए नहीं, भूल गए। बताइए, ये व्यवस्था हुआ क्या? व्यवस्था नहीं अच्छा है। तो व्यवस्था का सिद्धांत यही सिखाता है, हेमी को यही सिखाते हैं कि सही समय पर जो भी सामग्री चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए, वो संगठन में उपलब्ध होना चाहिए। ये लिखना भी जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, बहुत अच्छा पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ, इसका हिंदी लिखना समता का सिद्धांत। क्या? अभी समता मतलब होता है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। तो हेनरी फेयर का मानना है कि संगठन में, व्यावसायिक संगठन में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो भेदभाव होगा तो लोगों में वो उत्पन्न होगा, दूरियां उत्पन्न होगा, झगड़ा होगा, समस्या उत्पन्न होगा, कार्य रुकेगा, तालाबंदी होगा, स्ट्राइक होगा, ये होगा, तो क्या लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? नहीं। इसलिए भेदभाव नहीं करना है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसका हिंदी क्या लिखोगे? कर्मचारियों के कार्य अवधि में स्थायित्व। कर्मचारियों के कार्य अवधि में स्थायित्व लिखना। और डायरेक्ट क्या लिखना? सुनो कि जितने भी कर्मचारी संगठन में काम कर रहे हैं, यदि वो गलती करते हैं तो एक दो बार गलती करते हैं तो उनको सिखा के काम को करवाना चाहिए, उनको निकाल नहीं देना चाहिए काम से। क्योंकि फिर आप निकालिएगा कर्मचारी को तो फिर से नया कर्मचारी लाना पड़ेगा, वो भी एक गलती करेगा, उसको भी निकाल दीजिएगा, फिर लाइएगा, काम कब होगा? तो मौका देना चाहिए कि नहीं? एक कर्मचारी यदि एक गलती दो गलती किया तो उसको सिखाकर मौका देना चाहिए काम करने के लिए। तो वही बोलते हैं कि कर्मचारियों का जो कार्य अवधि है उसमें स्थायित्व होना चाहिए, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहे, उत्साहित रहे, कार्य करे। वो जानेगा कि एक दो गलती माफ है यहाँ पर, तो वो डरेगा नहीं काम करने का। जब डरेगा ही नहीं तो गलती होगा भी नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब पहल। क्या होता है? पहल का सिद्धांत। पहल का सिद्धांत क्या लिखना है कि देखिए, हेनरी फेयर का मानना था कि जो मैनेजर है, जो प्रबंधक है ना, उसको हमेशा कोई भी नया कार्य करना है तो पहले आकर काम करना चाहिए, आगे कदम बढ़ा के सबसे पहले उसी को काम करना चाहिए। जैसे बताया था आप लोग पहले भी कि मान लीजिए कि एक फंक्शन था यहाँ पर कोचिंग में, सरस्वती पूजा फंक्शन था, तो उसमें झाड़ू लगाना था, बताए भी होंगे। तो झाड़ू बोले लगाओ, स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हुए थे, बोले लगाओ झाड़ू, कोई नहीं सुना सब, लेकिन सब उसको देखा था, उसको कोई तो उठेगा, तो वो हो रहा था। तो हम गए, हमको पता था कि पहल क्षमता हम पढ़ाते हैं, तो हम क्या किए? पहल की। हम क्या किए? हम जाके उठा लिए झाड़ू, और झाड़ू उठाना था, सबको शर्म लगा, खराब लगा, सब आके नहीं सर हम कर लेंगे, दे दिए किसी को, तो पहल किए ना। तो एक प्रबंधक के अंदर पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। उसको शर्म लाए कि हम तो घमंड में रहने की जरूरत नहीं कि हम क्या हैं, बॉस हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं। नहीं, आप पहले करो, देखो फिर सब करेगा। अभी जैसे तुम नींद ले रहे हो, हम भी यदि यहाँ नींद लेंगे तो आप भी तो नींद लोगे, भले आप यहाँ पर लीडर नहीं हो, लीडर नहीं, लेकिन आप नींद ले रहे हो तो उससे हमको भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर है स्पिरिट दी कॉर्प्स, ठीक ना। स्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब हो गया, लास्ट पॉइंट है ना ये, सहयोग की भावना। कौन सा भावना? सहयोग की भावना। मतलब हेनरी फेयर का कहना है कि संगठन में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए प्रबंधक को कि सभी व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करने का आदत बना लें, ठीक ना। हो सकता है कर्मचारी मुश्किल में है तो दूसरा कर्मचारी उसका सहयोग करेगा तो उसका भी काम हो जाएगा, और उसका काम होने का मतलब संगठन का काम
रुक नहीं रहा है, काम होते रह रहा है, तब जाके लक्ष्य प्राप्त होता है। तो कितना बढ़िया 14 सिद्धांत है। आपको 14 सिद्धांत डील करना है और ज़्यादा नहीं करना। हर सिद्धांत हर पॉइंट में 2-2 लाइन 3-3 लाइन, ज़्यादा मत लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, सुनाई दिया। तो चलो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 1 घंटा तो हो ही जाएगा।